नमस्कार, मैं आशुतोष बिस्वाल आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि कल हमारा 77वां स्वतंत्रता दिवस था या तो इंडिपेंडेंस डे था। तो आशा करता हूं कि देश में जितने भी नागरिक रहे होंगे या तो विदेश में भारत के जितने भी नागरिक रहे होंगे, उन्होंने ये दिन बहुत ही अच्छे तरीके से ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए आज का वीडियो शुरू कर। आपने देखा होगा कि कैसे हमें जो है ये बताया गया है बचपन से कि बस दो व्यक्ति या तो एक पार्टी या तो बस दो व्यक्ति ने हमें हमारा जो इंडिपेंडेंस है वो दिलाया, हमें स्वतंत्र किया। बस दो व्यक्ति ने। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे इस इतने बड़े देश में इतने सारे लोगों ने बलिदान दिया, उनका कुछ नहीं, लेकिन उनका जितना भी क्रेडिट है ये बस कुछ हिस्टोरियंस ने या कुछ स्कॉलर्स ने मिल के वो सारा क्रेडिट जो है बस इन दोनों आदमी के कंधे के ऊपर डाल दिया। और अगर जाहिर सी बात है, अगर कोई भी आपको क्रेडिट देगा तो आप उसे मना तो नहीं करेंगे। इन दोनों ने भी हंस के जो है वो स्वीकार कर लिया। तो आज हम जानेंगे कैसे बस दो व्यक्ति के ऊपर जो है पूरा जो क्रेडिट है वो डाल दिया गया। आपने देखा हो कि जैसे एक बच्चा क्लास 3 में पढ़ना शुरू करता है, उससे का एक सब्जेक्ट आता है SST करके, सोशल स्टडीज। उसमें एक चैप्टर रहता है गांधी जी एंड फ्रीडम स्ट्रगल। मतलब आप चैप्टर के नाम से समझ सकते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल मतलब गांधी जी, समझे। तो सोचिए इस हद तक हमारा जो ब्रेन वॉश वो किया गया है। और जो ब्रेन वॉश का बात आता है वो हमारा क्लास 3 से शुरू हो जाता है। क्लास 3 से शुरू होता है और पढ़ाया भी उसी तरीके से आता है कि ये हुआ था, बस इन दोनों ने हमें जितना भी है हमारा इन दोनों की वजह से। तो जब आप वो चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे, आप उसमें देखेंगे कि पहला जो पैराग्राफ है उसमें बताया गया है कि गांधी जी ने अपना जीवन कितने संघर्ष के साथ व्यतीत किया। तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने अपना जीवन इतना ही संघर्ष, इतना ही स्ट्रगल के साथ व्यतीत किया, तो वो लंदन कैसे पहुंच गए? लंदन कैसे पहुंच गए? वो भी बैरिस्टर का पढ़ाई करने। मतलब या तो उनके पापा के पास बहुत ही पैसा होगा या तो उन्होंने कुछ कनेक्शन लगाया होगा, है ना। क्योंकि अगर हमें पढ़ाया गया है कि वो बहुत ही संघर्ष करके अपने जीवन में आगे बढ़े हैं, तो वो लंदन कैसे चल गए बैरिस्टर का पढ़ाई करने? फिर वहां से साउथ अफ्रीका कैसे चल गए? वहां पे क्या टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस खोला हुआ था इन्होंने? बताना चाहूंगा कि आपने मकौले पुत्र जो एक वर्ड है वो सुना होगा। ये जो टर्म है या वर्ड है, ये विशेष करके उन आदमियों के या उन विशेष आदमियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है जो कि विदेश से पढ़कर आके भारत में विदेश के सोच को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो गांधी जी तो बाहर से ही पढ़े हुए थे, तो एक तरीके से वो भी मकौले पुत्र ही हुए। मैं बस पूछ रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा कि वो मकौले पुत्र ही थे, मैं बस पूछ रहा हूँ इन जनरल क्वेश्चन। लेकिन ऐसे में गांधी जी हमारे फादर ऑफ नेशन है, क्योंकि अगर वो जब मर गए तो जो हमारा नेशन है वो बिना बाप का हो गया, और पहले बिना बाप का ही था। तो ठीक है, चलता है। अच्छा, अब आते हैं उनका फ्रीडम स्ट्रगल में कितना इम्पोर्टेंस था या तो उनका कितना कंट्रीब्यूशन था। आपने ऐसा अनगिनत बार देखा होगा या पढ़ा होगा हिस्ट्री बुक्स में कि जब भी कोई ऐसा एक फैक्शन या तो ग्रुप उठता था कि जिसके काम के वजह से जो फ्रीडम स्ट्रगल था, जो मतलब आज़ादी जो था वो जल्दी मिलने का चांसेस था, उसी के ही अगेंस्ट में गांधी जी हमेशा खड़े रहते थे, हमेशा। मतलब आपने सरदार भगत सिंह जी का नाम सुना होगा, आपने बहुत सारे ऐसे भी जो रेवोल्यूशनरीज थे या तो जिन्हें एक्सट्रीमिस्ट टर्म से एसोसिएट किया गया हिस्ट्री बुक्स में, उनके खिलाफ गांधी जी को कुछ अलग ही एकदम जलन था। मतलब इनका नाम सुनते ही या तो इनके विचार से ही इन्हें कुछ अलग ही प्रॉब्लम था। जब अब एक बात समझिए, मतलब इतना भी क्या प्रॉब्लम था गांधी जी को, क्योंकि उन्हें भी पता था कि उनका जो एक वो है तरीका है अहिंसा का, वो इतना कोई काम का आ नहीं रहा है, उससे बहुत टाइम लग रहा है। तो अगर उसी जगह पे कोई और इंसान या तो कोई और ग्रुप अगर अपने काम के वजह से हमें आज़ादी दिलाने में सफल रहता है या तो जल्दी आज़ादी दिलाने में सफल रहता है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें दुविधा क्या है? लेकिन नहीं,
बापू जी जो थे हमारे गांधी जी, उन्हें अलग ही प्रॉब्लम था इन लोगों से। मैं कुछ एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मैं कोई एग्जाम्पल देने का भी मुझे जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है। जैसे सरदार भगत सिंह जी हो गए, फिर उधम सिंह जी हो गए। इनका जो नाम सुनते ही बापू जो गांधी जी है, उनके बदन में कुछ अलग ही आग लग जाती थी। अच्छा, सबसे बड़ा जो उनमें से नाम है, वो है आपका सुभाष चंद्र बोस जी का। मतलब इनका नाम सुनने से तो इनका बदन में, बापू जी का जो बदन में है, उनका अलग ही आग लग जाता है। आपने पढ़ा ही होगा कि जब उन्होंने अपना एक स्वतंत्र आर्मी बनाया था ब्रिटिशर्स से, अंग्रेजों से लड़ने के लिए, गांधी जी ने एकदम उन्हें साइडलाइन कर दिया कांग्रेस से। उन्हें ये डायरेक्ट थ्रेट दिया गया कि आइदर तुम कांग्रेस में रहो या तो तुम छोड़ दो। क्यों? मतलब एक इंसान अगर कोशिश करे तो उसे वो कोशिश भी नहीं करने देना है, तो सारा क्रेडिट अपने भी ले लेना है। मतलब इतना क्रेडिट का भूखा मेरे क्लास के फर्स्ट बेंच में बैठने वाली लड़की को भी नहीं था, जितना इन भाई साहब को था। अब सोचिए एक इंसान कितना ही क्रेडिट का भूखा हो सकता है। मतलब आप सोचिए, सरदार भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस जी और इन्हीं जैसे कई सारे लोगों को गांधी जी ने कितने ही बार साइडलाइन किया होगा। हमें तो बस इन दोनों का नाम ही पता है, या तो 5-6 जन का नाम ही पता है। तो जो जिन व्यक्तियों का नाम हमें नहीं पता, उनके बारे में तो ये शायद आने ही नहीं दिए होंगे। और एक चीज, जब वो सारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तब एक न्यूज़पेपर भी बनाया गया था कि जो काम वाम हो रहा है अंग्रेजों के खिलाफ, उसे पूरे देश में प्रचार करने के लिए। वो किसने बनाया था? मतलब वो पेपर को फंड कौन करता था? कांग्रेस। और कांग्रेस का तब का हेड कौन थे? गांधी जी। मॉरली हेड कौन थे? गांधी जी। तो मतलब उस पेपर में अपने बारे में लिखाओ, अपने बारे में प्रचार कराओ, अगर कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है उसको हटाओ। मतलब आप सोचिए एक इंसान कितने ही पेट का भूखा हो। आपने काकोरी जो ट्रेन केस हुआ था, उसमें आपने पढ़ा होगा कि कैसे जो ब्रिटिशर्स का या तो अंग्रेजों का जो ट्रेन था उसे हाईजैक कर लिया गया था। तो उस समय तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि वो अंग्रेज जो थे हमारे फूफा के बेटे थे, है ना, कि नहीं हमें इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? वो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, हमें जो भी हमसे बन पाता है हमें वो करना चाहिए, मार देना चाहिए, गला काट देना चाहिए, जो भी हमें करना चाहिए हमें वो करना चाहिए था। लेकिन नहीं, गांधी जी ने इसे अपोज किया। क्यों? अगर मैं आपके ऊपर शासन करता हूँ तो आप कुछ भी करेंगे मुझे हटाने के लिए, सही कह रहा हूँ ना? तो उन्होंने वैसे क्यों नहीं करने दिया? मैं बस ये पूछना है। अब आपने पढ़ा होगा कि जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, या तो जिनका जो तरीका था वो गांधी जी से बहुत ही अलग था, उन्हें एक अलग ही टर्म दे दिया गया था, रेडिकल्स या तो एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, तो बस ये पूछना था क्यों? उनका तरीका बस अलग था, इसीलिए आपने उन्हें रेडिकल कह दिया। मतलब आप सोच सकते हैं कि इन लोगों के खिलाफ में गांधी जी के मन में कितना ही घृणा होगा। आप अब भी अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताबों में खोल के देखेंगे तो भगत सिंह जी के नाम के आगे टेररिस्ट लिखा गया है, अभी तक उसे चेंज नहीं किया गया है। तो फिर आप सोचिए कि एक इंसान के पीछे पूरे एजुकेशन सिस्टम को लगा दिया गया है कि नहीं यही सही था, और एक इंसान जो पूरा बलिदान दे दिया, अपना फांसी पर लटक गया देश के लिए, उसके नाम से टेररिस्ट वर्ड जोड़ा गया और अभी तक उसे हटाया भी नहीं किया। सोचिए आप। और आप एक बात बताइए, जो हमें पढ़ाया जाता है अहिंसा परमो धर्म, क्यों? जो अहिंसा था वो गांधी जी का तरीका था। ठीक है, भले ही उसे कोई काम हुआ ना हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप एक बात समझिए, जो अहिंसा था वो गांधी जी का तरीका था, उसे मैं क्यों अपनाऊं? नहीं, हमें हाथ नहीं उठाना चाहिए ब्रिटिशर्स के ऊपर, हमें उनके अगेंस्ट में कुछ भी वायलेंट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जब आपका जो तरीका है अहिंसा का वो फेल हो रहा था, आपने हर बात देखा होगा, कुछ भी होता है धरने पे बैठ जाते हैं, नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा। मतलब बच्चे जैसा इनका माइंडसेट था। ठीक है, मतलब इतना इन्होंने जेपरडाइज कर दिया था पूरे देश को कि अगर ये बोलते थे कि मैं अनशन में बैठ रहा हूँ कुछ भी उल्टे फुल्टे कारण के लिए, नहीं वहां पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ में वो हो गया, वहां पे उन्हें मार दिया गया, तो मैं अनशन पे बैठूंगा। क्यों? तुम्हारे फूफा के बेटे लगते थे वो लोग, तुम्हारे फूफा के बेटे लगते थे वो लोग कि तुम अनशन पे बैठोगे?
जब तुम्हारा तरीका सही नहीं था और उसमें टाइम लग रहा था, जबकि कोई उसमें फल नहीं आ रहा था, तो तुम क्यों नहीं अपने विचारों को और अपने तरीकों को साइड में रख के जो भगत सिंह जी और बाकी जो लोग थे उनका जो प्रक्रिया तुमने अपनाया, क्यों नहीं अपनाया? मतलब इतना क्रेडिट लेने का। अब आते हैं हम अपने दूसरे महाअनुभाव के ऊपर। जानते होंगे हमारे चाचा नेहरू जी, इनके बारे में तो ये कहा गया है कि भाई साहब को जेल में डाला गया, ठीक है। अब ये भाई साहब जेल में रह के भी किताब लिखते थे। मतलब सोचिए, जेल में रह के भी एक इंसान किताब लिखते जा रहा है, तो फिर वो क्या ही जेल में रह रहा है, वो फिर क्या ही जेल में रह रहा है। आप एक बात सोचिए, मतलब जितने भी भगत सिंह जी टाइप के थे, उन्हें जेल में मारा जा रहा था, रगड़ा जा रहा था, फांसी दिया जा रहा था, उसी जगह उसी टाइम में जवाहरलाल नेहरू जी को किताबें लिखने का समय दिया जा रहा था। इससे तो ये साबित होता है कि कुछ तो कनेक्शन रहा होगा उन दोनों के बीच में, जवाहरलाल नेहरू जी और अंग्रेजों के बीच में कुछ तो पैक्ट हुआ होगा कि मैं ये नहीं करूंगा तो आप मुझे ढंग से रहने दीजिएगा जेल में, मैं किताबें लिखूंगा, अपने कोट में गुलाब का फूल डालूंगा, घूमते रहूंगा। आप एक बात सोचिए, हमें इस लेवल तक जेपरडाइज करा गया है, हमारे ब्रेन को वॉश करा गया है किताबों के द्वारा, कि आप एक बात देखिए कि आपको हर भारत में हर एक शहर में एक न ऐसा गली मिलेगा जो कि जवाहरलाल नेहरू के ऊपर हो, या तो इंदिरा गांधी के ऊपर हो, या तो कांग्रेस के किसी बड़े नेता के ऊपर हो। क्यों? मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी और लोगों का नाम नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रोपोर्शन है वो कांग्रेस का ज्यादा है बाकी और जो लीडर थे उनके बैलेंस में। ऐसा क्यों करा गया, मैं बस ये पूछना है। अगर दोनों ही लड़े थे तो एक को क्यों उठाया गया और एक को क्यों दबाया गया? अच्छा, पंडित नेहरू जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनका संबंध था लॉर्ड माउंटबेटन के पत्नी के साथ, एडविना जी के साथ। मतलब आप सोचिए कि एक जगह पे जो हमारे बाकी जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो अपने जान की आहुति दे रहे थे, उसी जगह पे ये भाई साहब क्या कहते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन के पत्नी के साथ अपना चक्कर चला रहे थे। सोचिए फिर, मतलब इनका क्या ही मतलब कंट्रीब्यूशन रहा होगा। जहाँ पे 200 लोगों को हाथ पैर तोड़ दिया जा रहा था, जिंदा दफना दिया जा रहा था, गोली से मार दिया जा रहा था, भाई साहब को जेल में रख के बुक लिखने का परमिशन दिया जा रहा था। बस यही नहीं, अभी और सुनिए। आजादी के बाद में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहला वाइसरॉय कौन था हमारा? स्वतंत्र भारत का पहला वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये वही इंसान है जो हमारा शासक बन के हम पे शासन करता रहा, हमारा खून बहाता रहा, हमारे ही जो जेवरात थे, जैसे सोना चांदी, वो लेके अपने देश में डालना था। वो उस इंसान को इन्होंने, कांग्रेस ने हमारा पहला वाइसरॉय बनाया। बस यही नहीं, MI है जो यूके का या तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो सीक्रेट सर्विसेज इंटेलिजेंस ऑफिस है, ब्रांच है एक, उसका ऑफिस दिल्ली में खुला हुआ था। क्यों? इसका क्या जवाब है कि नहीं हम अपना संबंध बना रहे थे? एक इंटेलिजेंस जो ब्रांच है उसका ऑफिस क्यों खुला रहेगा, वो भी नेशनल कैपिटल में? कल हमारा इंडिपेंडेंस डे था, हमें पढ़ाया गया है कि चाचा नेहरू का कोट पहनो, गांधी जी का लुंगी और धोती और लाठी पहनो और निकल पड़ो रास्ता में। बस यही कहना चाहता हूँ कि जब हम अपने आप को देखेंगे तो हमें क्या दिखना चाहिए, गांधी जी या सरदार भगत सिंह जी? हमें जो है बचपन से यही पढ़ाया गया है कि बस इन दोनों ने ही हमें सब कुछ दिया है हमारे जीवन में। ऐसा नहीं है। और जितने भी मेरे बात से डिसएग्री करते हैं, करना चाहिए, आप क्या ओपिनियन? ये मेरा ओपिनियन है जो भी मैं बोल रहा हूँ, और जो भी आप सोचे वो आपका ओपिनियन है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने ये वीडियो बना लिया तो मेरे को अंधे जैसा देखो और फॉलो करने लगो, नहीं। आप खुद रिसर्च करिए, आप खुद पढ़िए, आप जगह में जाइए, आप लाइब्रेरी से बुक उठाइए, आप पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि हमें अपने हीरोज को जो है ध्यान से चुनना चाहिए। अगर कोई गांधी जी को अपना आइडल मानता है, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि भगत सिंह जी, सरदार उधम सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस जी को भी तो अपना उदाहरण मानिए। मेरा बस ये व्यक्तित्व है।